हे गाइस, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक रोतेला। आप सब लोग ठीक होंगे, अपन लोग भी एकदम मस्त है। चैनल देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहे दीपक रोतेला ब्लॉग। तो दोस्तों, आपको मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। दिन के 1 बजे चुके हैं और मेरा ब्लॉग का समय अभी हुआ है, क्योंकि मेरा डॉगी जिम्मी अभी रिलैक्स महसूस कर रहा है दर्द से। जिम्मी जर्मन शेपर्ड हमेशा रोटी के साथ दही और गाजर खाता रहता है। जब से ऐसा हादसा हुआ तब से लेके अभी तक मेरा डॉगी जिम्मी सतर्क है। अब वो रिलैक्स महसूस कर रहा है, अपने आप को जिम्मी कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। हे गाइस, अभी खबर मिली है कि आज मुझसे मिलने मेरे जीजी जी आ रहे हैं। वो अभी देवपुरिया पहुंच गए हैं और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको उनसे मुलाकात करवाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि घर में सब राजी खुशी है या ना, और उनसे पहाड़ों का हालचाल पूछना चाहूंगा। तो दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि कल सुबह के समय मेरा डॉगी जर्मन शेपर्ड घूमने गया था मेरे साथ, तो उसे कुछ खादू कुतुओं ने उस पर हमला कर दिया था, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो चुका था। जिसके पाँव में काफी इन्फेक्शन टाइप का हो चुका था। तो अभी आज उसको दोबारा पशु चिकित्सालय में एडमिट कराया गया, जहां वहाँ के डॉक्टरों ने उसे दवाइयाँ दी और एक इंजेक्शन भी लगा उस पे। और हाँ, तो अभी मेरे पापा लाइन में आ चुके हैं और इनसे पूछेंगे कि जर्मन शेपर्ड का हाल क्या है आज 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 से। डॉग जो है जरा घायल हो गया था कुत्तों की आपस में लड़ने से। इसको हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इसका उपचार किया, तो फिर आज दिखाने के लिए पता है मैंने चेकअप के लिए ले गई थी इसको। तो डॉक्टर साहब ने वहाँ पे जो है एक इंजेक्शन लगाया इसमें और कुछ दवाई दी घास पूरी खाने के लिए। और अभी घर में सोया है, वो आराम से सो रखा है और दर्द शायद इसको आज कुछ कम आराम मिल रहा है। कुत्ते की देख रेख करनी बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये डाइनिंग टेबल बिछाया हुआ है। इसमें यहाँ पर छोटा सा डाइनिंग टेबल है पर कंफर्टेबल है काफ़ी। और किचन की ओर का नज़ारा यहाँ पर खाने के लिए आज क्या बनाए जा रहे हैं। अरे में दाल बनाई मेरी और ये भात रखी हूँ, भात खा रही हूँ, रख दो खाए चलो, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप, मैं अभी आपको अपने रूम पर ले जाता हूँ, दिखाऊंगा कि मेरा रूम कैसा लगेगा आपको, दिखाऊंगा आपको। देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये मेरा रूम है अभी। और यहाँ से देखिए मेरा ये रूम है। यहाँ से मैं अपने डॉगी जर्मन शेपर्ड के साथ रहता हूँ मैं यहाँ पे। और ये देखिए अभी जर्मन शेपर्ड खेल कर रहा है काफ़ी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जर्मन शेपर्ड काफ़ी एक्साइटमेंट नजर आ रहा है और हड्डी के साथ फील कर रहा है और काफ़ी उथल पुथल कर दिया इसने मेरे रूम पे। और ये
लगता है इसको कि खाना 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 की भूख लग गई है और यह इधर उधर घूम रहा है अभी। और ये अपने अपने सोते हुए रूम पे। तो दोस्तों कल जो मैंने आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था, तो आज के विजेता हैं देहरादून से मयंक यादव। उन्हें मिलता है मेरे YouTube चैनल की ओर से शानदार एंड्रॉयड मोबाइल। तो दोस्तों आप भी जीत सकते हैं ढेर सारा गिफ्ट। उससे पहले आपको मेरे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और देखते रहना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे जीजा जी पहुँच चुके हैं और इनसे जानेंगे कि कैसा रहा सफर और जानेंगे कि पहाड़ों का रास्ता कैसा था यात्रा करते समय। तो जैसे कि दीपक, आज मैं घर से चला सुबह 8 बजे और बहुत बढ़िया सफ़र रहा। सही टाइम से मैं यहाँ पर देहरादून पहुँच गया और रास्ते में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। सड़क बहुत शानदार बढ़िया है, ट्रैफिक भी नहीं था और सही कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। सही रास्ता रहा और दिन का भोजन हमने रास्ते में ही किया। बहुत शानदार मौसम आज बना हुआ था पहाड़ों में। अच्छी धूप खिली थी और विगत 1-2 दिन से बादल आ रहे थे। उतने साफ स्वच्छ मौसम तो था, लेकिन कहीं कहीं जो है शाम के टाइम गरज की छींटे पड़ रहे थे। तो अभी आज का मौसम काफ़ी बढ़िया रहा। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने तीन धारा में कौन सी जगहों पर खाना खाया? मैंने तीन धारा में नहीं खाया। मैं श्रीनगर से पहले सिरकोट पड़ता है, सिरकोट में एक ढाबा है, वहाँ पर भोजन किया और उसके बाद में 1-2 और हमारे साथी थे, उनके साथ भोजन करने के बाद मैं वहाँ से 12:30 बजे चला था और बिल्कुल 3:45, 3:30, 4:45 पे मैं यहाँ पर वाला और अभी पहाड़ों की तुलना में इधर जो देहरादून ऋषिकेश का जो क्षेत्र और श्रीनगर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर गर्मी बढ़ने लगी है। जैसे कि मैं जैकेट, पतली सी जैकेट पहन के आया था। तो यहाँ पे देहरादून से भी ज़्यादा गर्मी है क्या श्रीनगर गढ़वाल में? श्रीनगर में ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी घाटी होने के कारण गर्मी है, अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। और जैसे कि हमारा जो क्षेत्र है वो ठंडा क्षेत्र है और काफ़ी ऊंचाई में है, जैसे ग्वालदम। तो वहाँ पर जो है यहाँ के मुकाबले अभी भी ठंडक बनी हुई है। सुबह शाम काफ़ी ठंडक है, दिन में धूप रहती है तो गर्मी लगती है, लेकिन सुबह शाम ठंडक है। अभी भी हम लोग पतली सी रजाई अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे कि इधर को कर्णप्रयाग से इधर मैं आया था तो धीरे धीरे मुझे गर्मी का एहसास हुआ गाड़ी में। तो वहाँ पर परसों बर्फबारी भी हुई आपके क्षेत्र में? नहीं, मौसम थोड़ा सा बिगड़ा था और कुछ दिन पहले थोड़ा सा बारिश भी हुई थी, लेकिन ऊपर जो बुग्याल वाला क्षेत्र है, त्रिशूली जो त्रिशूल पर्वत है, गंगा घुमटी, उस पर्वत श्रृंखलाओं में बर्फ आई थी, लेकिन बर्फ धीरे धीरे घट रही है। एक चिंता का विषय है। ये जो बर्फ पिघल रही है पहाड़ों की, इससे नदियों में जल स्तर बढ़ेगा और ये एक चिंता का विषय है, जिसे भी ग्लोबल वार्मिंग भी हम कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग ये जो बदलते जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारक है, जो कि हमारे लिए सोचनीय विषय भी है। तो देवाल से वो बैंदनी बुग्याल का वो कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? बैंदनी बुग्याल
जैसे कि कहा जाता है कि बैदनी बुग्याल में वेदों की रचना वहाँ पर की गई थी पौराणिक काल में, और इसीलिए वहाँ पर बैदिनी, वो सुंदर सा बुग्याल है, उसको बैदिनी बुग्याल कहा जाता है, जो कि देवाल विकासखंड जनपद चमोली का है, दूरस्थ विकासखंड है। और वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास वाण गांव है, और वहाँ से फिर बैदनी बुग्याल के लिए जंगल का रास्ता है, गैरोली पाताल पड़ता है। फिर उसके बाद जैसे आपने सुना होगा राजाद यात्रा का भी वो ट्रैक है, और छोटी जात और जो बड़ी जात होती है राजाद यात्रा, उसी ट्रैक से बैदनी बुग्याल पहुँचती है। और राजाद यात्रा बैदनी बुग्याल से फिर आगे बढ़ते हुए रूपकुंड होते हुए फिर होमकुंड पर वो होती है, उसका अंतिम पड़ाव होता है। तो नंदा देवी राजात इससे पहले कब स्टार्ट हुई थी और कब समाप्त हुई थी नंदा देवी? जैसे कि 2012 में होनी थी, लेकिन कतिपय किसी कारण से वो 2014 के आसपास हुई थी। और उसके बाद अब इसके बाद प्रत्येक 12 वर्ष में राजाद यात्रा होती है, और मेरे ख्याल से अब 26 में राजाद यात्रा फिर प्रारंभ होगी। तो अभी तो इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन जैसे आएगी फिर आपको बता दी जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज विश्व गौरैया दिवस है, तो जानेंगे कि विश्व गौरैया दिवस के बारे में कि आखिर क्यों मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। हाँ, तो यहाँ पर लाइव में आ चुके हैं मेरे जीजा जी, तो ये इनसे जानेंगे कि आखिर क्यों मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस के बारे में बताने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं पेशे से शिक्षक हूं और जनपद चमोली में कार्यरत हूं। और जैसे कि हमारे ब्लॉगर श्री दीपक रौतेला एक उभरते ब्लॉगर हैं, यूट्यूब ब्लॉगर हैं, और इन्होंने आज मेरे से मुलाकात करी और जानना चाहा कि विश्व गौरैया दिवस आज है और गौरैया पक्षी के संरक्षण के संबंध में वो जानकारी चाह रहे हैं। तो दोस्तों, जो भी मुझे इस संबंध में जानकारी होगी मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। मैं हरेंद्र सिंह गढ़िया, निवासी ग्वालदम और शिक्षक हूं। तो मैं बताना चाहूंगा कि गौरैया जैसे कि हमारी बचपन की एक दोस्त हुआ करती थी। जब बच्चे बचपन में हम लोग हुआ करते थे, छोटे छोटे बच्चे बाल्यावस्था में, जब हम घरों में अपने आसपास देखते थे, उसके अलावा अपने स्कूल को आते जाते देखते थे या खेलते कूदते देखते थे, तो गौरैया के छोटे छोटे घोंसले हुआ करते थे पहाड़ों में विशेषकर। और पहाड़ों में गौरैया जो है बच्चों की एक मित्र जैसी हुआ करती थी। सुबह जैसे कि आजकल का जो मौसम है, बहुत शानदार बसंत ऋतु का मौसम चल रहा है, और इस समय गौरैया जो है सुबह सुबह जैसे ही धूप निकलती है, तो उस सूरज की पहली किरण के साथ गौरैया की चहचहाट भी आमतौर पे पहाड़ों में सुनने को मिलती है। जब हम बचपन में कभी सोए भी रहते थे, तो उसके बाद जैसे ही खिड़की पर गौरैया की आवाज आती थी, उसके झुंड आया करते थे, और वो जब वो अपने झुंड के साथ कलरव करते थे तो हम जग जाते थे। तो इस प्रकार से वो हमारे बचपन की दोस्त हुआ करती थी गौरैया। तो आज 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनसे यह जानेंगे कि गौरैया को गढ़वाली में गिनुड़ा क्यों कहा जाता है। अब जहाँ तक हमारी पहाड़ी बोली भाषा में
इसको घिनोड़ा कहा जाता है। गौरैया जो पक्षी है इसमें एक नर और मादा होता है और दोनों ही पक्षी जो है लगभग एक ही साइज के होते हैं और लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है। और ये पक्षी पहाड़ों में हमने अमूमन अपने चाहे गढ़वाल चाहे कुमाऊं जहाँ भी इसको सुना होगा तो हर जगह घिनोड़ा इसको कहा जाता है। तो इस पर भी हमारे सुप्रसिद्ध लोक गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने भी बने हुए हैं। तो गढ़वाली लोक संगीत इसीलिए यह हमारी एक विरासत के रूप में है और यह पक्षी हमें अपने जीवन को किस प्रकार से हम एक उत्साह उमंग के साथ जीवन जिए ये भी हमें सिखाती है। ये प्रकृति का एक अभिन्न हिस्से के रूप में हमारे बीच होती है। और गौरैया जो पक्षी है उसकी तादाद धीरे धीरे घट रही है और कहें तो पहाड़ों से जिस प्रकार से अब लोग पलायन कर रहे हैं मैदानी क्षेत्रों की ओर, तो यह पक्षी भी वहां से पलायन की ओर चल रही है। ये बड़ा चिंता का विषय है। तो ये भी जानेंगे कि गौरैया ठंडे इलाकों में होती है या बड़े इलाकों में पाई जाती है? गौरैया पक्षी अमूमन ठंडा गर्म लगभग जो है दोनों जगह होती है। और विशेषकर जैसे ये पक्षी है जाड़ों में कम दिखेगी आपको और ये गर्मी के ऋतु में और वर्षा ऋतु में ये दिखती है और ये झुंड के साथ आती है। और इन पक्षियों का बताते हैं कि जो हमारा जो रेडिएशन ये जो टावर बने हैं इन टावर से जो रेडिएशन है इससे भी इसकी जीन में परिवर्तन, इसके डीएनए में परिवर्तन आ गया है, जिस कारण से इसकी जो संख्या है धीरे धीरे घट रही है, जो एक चिंता का विषय है। इसे संरक्षित करने की जरूरत है और अगर इसको संरक्षण के लिए इसके घोंसलों को और इनकी आवास को सुरक्षित किया जाए, इसके अलावा इनके जो भोजन की व्यवस्था इनकी समुचित हो तो निश्चित रूप से इनको बचाया जा सकता है। जैसे कि पहाड़ों में भी अब लोगों ने खेती करना कम कर दिया है तो इनका जो चारा है इनको आसानी से खेतों पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो घुघुती और घिनोड़ा में क्या अंतर होता है? ये तो दोनों अलग अलग पक्षी हैं। घुघुती भी पहाड़ की संस्कृति से, पहाड़ी संस्कृति से जुड़ी हुई है और वो जरा बड़ी साइज की एक पहाड़ी कबूतर जैसी पक्षी होती है और घिनोड़ी जो घिनोड़ा आप कह रहे हैं वो छोटे साइज का होता है, जो मैं बता रहा था कि 10 से 15 सेंटीमीटर की उसकी लंबाई होती है। और पंख इसके जो हैं बता रहे हैं अभी इसमें जो यहाँ पर उत्तराखंड में भारतीय वन्य जीव संस्थान है उसमें रिसर्च भी इसमें चल रही है और इसके गौरैया के बारे में उसकी जनरेशन, उसकी प्रजनन शक्ति और इसके अलावा उसका आवाज, उसका संख्या, उस पर भी बहुत सारा काम उसमें अभी शोध संस्थान में काम चल रहा है और शोध जारी है इसमें। तो निश्चित रूप से वैज्ञानिक भी, पक्षी वैज्ञानिक भी इसके पीछे अपनी नजरें गड़ाए हैं इनकी तादाद को लेकर के। तो ये पक्षी जो है निश्चित रूप से हमारे बचपन की मित्र हुआ करती थी, इसे बचाना बहुत जरूरी है। और पहाड़ों की उस पारंपरिक उस संस्कृति से जिसका कि बच्चों की जब सुबह सुबह बच्चे अपने बिस्तर से स्कूल के लिए जाते हैं तो सबसे पहले परिचय जो होता है, सुबह घर के दरवाजे से बाहर आते हैं तो सीधे गौरैया जो है छज्जे पर बैठी रहती है और चुलबुलाती गौरैया से जो है बच्चों का परिचय होता है। उनका दिन बड़ा शुभ होता है और बच्चे खुश होकर के स्कूल को तैयार होते हैं और गौरैया उनके साथ स्कूल तक
मिलती ही मिलती है, झुंड में कहीं ना कहीं उनको मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छी पक्षी है, इसको संरक्षित करने की जरूरत है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें दीपक रौतेला ब्लॉग्स।